हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सीरीज के 10वें वीडियो में। आज हम मानव में वहन यानी कि मानव में परिवहन या मानव में परिचारण को समझने वाले हैं। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है बट नॉलेजेबल है। पक्की बात है, ये वीडियो बहुत ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है यदि आप इसको पूरा देखते हो तब। और यदि आप स्किप करके चले जाओगे तो ये वीडियो देखने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो आप हमारे साथ वीडियो में बने रहें और वीडियो पूरा देखें। आज हम मानव में वहन यानी कि मानव में आवश्यक पदार्थों का परिवहन किस तरह से होता है और किसके थ्रू होता है और कौन करवाता है, उस बात को आज हम समझने वाले हैं। तो देखिए, मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि परिवहन या वहन या परिचारण होता क्या है और मानव में इसकी आवश्यकता क्यों है। ये बात मैं आपको पहली वीडियो में बता चुका हूँ। तो थोड़ा सा आपको रिमाइंड करवा देता हूँ मैं। परिवहन का मतलब होता है आवश्यक पदार्थों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक आवागमन या व्यक्तियों का आवागमन। मतलब नॉर्मली भाषा बता रहा हूँ, परिवहन का मतलब क्या होता है, व्यक्तियों का आवागमन एक स्थान से दूसरे स्थान तक, या वस्तुओं का आवागमन, या किसी और चीज़ों का आवागमन। तो वो क्या होगा, परिवहन होगा। इसी प्रकार से मानव के अंदर भी यानी कि हमारे शरीर के अंदर भी कुछ परिवहन होता है, कुछ परिचारण होता है, कुछ वहन होता है, जिसको समझना ज़रूरी है। जैसे ऑक्सीजन हम लेते हैं तो ये ऑक्सीजन किसके माध्यम से कहाँ जाती है और कैसे कैसे अपना काम करती है, तो ये परिवहन में आ गया यानी कि परिचारण तंत्र में आ गया। अब हम खाना खा रहे हैं, खाने से हमें एनर्जी मिल रही है, तो वो एनर्जी हमारी कहाँ अंदर जाकर प्रोड्यूस कहाँ हो रही है, वो छोटी आंत में बन रही है। मतलब छोटी आंत में एनर्जी जो है अब्जॉर्ब कर ली जाती है भोजन से। बट अब वो उस एनर्जी की आवश्यकता पूरे शरीर को है, तो वो पूरे शरीर में कैसे फैलेगी वो समझना है। तो देखिए, वहन का मतलब आप समझ, मैंने आपको बता दिया कि परिवहन क्या है, परिचारण क्या है या वहन क्या है, ये सब बात एक ही है। तो देखिए, मानव में आवश्यक पदार्थों के परिवहन के लिए रुधिर, हृदय तथा रुधिर वाहिनियाँ होती हैं। यानी कि जो हमारे अंदर आवश्यक पदार्थ होते हैं उनके आवागमन के लिए हमारे अंदर तीन चीज़ें उपयोगी होती हैं। उनके लिए मतलब तीन चीज़ें कार्य करती है। पहला हमारा खून यानी कि हमारा ब्लड यानी कि हमारा रुधिर, ये हमारा आवागमन में सहायक होता है। दूसरा हमारा हृदय यानी कि हमारा हार्ट यानी कि हमारा दिल, वो हमारे आवागमन, आवश्यक पदार्थों के आवागमन में सहायक होता है। और तीसरा है आपका रुधिर वाहिनियाँ यानी कि नसें, ये हमारे मतलब परिवहन तंत्र में सहायक होती हैं। तो आज के वीडियो में हम इन तीनों पर ही डिस्कस करेंगे और ये देखेंगे कि रुधिर किस प्रकार से हमारे परिवहन में सहायक होता है, हृदय किस प्रकार से परिवहन में सहायक होता है, और रुधिर वाहिनियाँ जो होती हैं यानी कि जो नसें होती हैं वो किस प्रकार से परिवहन तंत्र में या परिचारण तंत्र में सहायता प्रदान करती हैं। तो पहली बात मैं आपको रुधिर बताऊंगा कि रुधिर होता क्या है और रुधिर किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। रुधिर किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, तो पहले बताऊंगा कि आपको रुधिर क्या होता है, वो किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। फिर आपको बताऊंगा कि हृदय क्या होता है और हृदय कितने कितने पार्ट उसके अंदर होते हैं और वो कैसे आपकी सहायता करता है परिवहन में। फिर मैं बताऊंगा कि आपकी नसें कितने प्रकार की होती है और नसें किस प्रकार से सहायता करती हैं परिवहन तंत्र में। तो बिना किसी देरी के वीडियो करते हैं शुरू। तो देखिए, पहली बात, रुधिर क्या होता है। तो रुधिर आप जानते हैं कि यह एक तरल संयोजी ऊतक है। कैसा ऊतक है, यह एक तरल संयोजी ऊतक है। तो देखिए, रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है। यह स्वाद में नमकीन व हल्का क्षारीय होता है। इसका पीएच मान होता है 7.3 या 7.3 से 7.5 के बीच में होता है इसका पीएच मान। और ये स्वाद में कैसा होता है, ये स्वाद में नमकीन होता है, हल्का नमकीन यानी कि थोड़ा क्षारीय होता है। जब तो इसका पीएच मान 7.3 से 7.5 के बीच में होता है। जो क्षारीय होते हैं उनका पीएच मान होता है 7 से ऊपर, और जो अम्लीय होते हैं उनका 7 से नीचे होता है। तो मानव में रुधिर की मात्रा शरीर के भार की लगभग 7 से 8% होती है। यानी कि कोई 70 किलो का व्यक्ति है तो उसमें 5 से 6 लीटर ब्लड जो है वो पाया जाता है। अभी मैं आपको ये खाली इसकी नॉर्मल बात बता रहा हूँ, बाद में बताऊंगा कि ये परिचारण में किस प्रकार सहायक होता है। तो आप रुधिर को समझिए। रुधिर क्या एक तरल संयोजी ऊतक है, उसका पीएच मान कितना होता है, वो होता है 7.3 से 7.5 के बीच में। और यह 70 किलो के व्यक्ति में लगभग 5 से 6 लीटर ब्लड जो है वो पाया जाता है नॉर्मली। अतः 70 किलो के व्यक्ति में औसतन 5 से 6 लीटर रुधिर होता है। जो लेडीज़ें होती हैं उनमें जो है ब्लड की मात्रा थोड़ी कम होती है, स्त्रियों में रुधिर की मात्रा कुछ कम पाई जाती है। तो आप रुधिर के बारे में आप समझ गए। रुधिर है क्या, रुधिर क्या है, एक तरल संयोजी ऊतक है। इसका पीएच मान
3 से 7.5 के बीच में होता है। 70 किलो के यानी कि यह शरीर के भार का, यानी कि शरीर के भार का आपका वेट 60 किलो है तो वो उसके 5 से 6% जो वेट का होगा वो होगा आपका रुधिर। उस वेट में 5 से 6% जो होगा वो आपका रुधिर होगा। तो आप ये रुधिर समझ गए कितना होता है, कैसे होता है और क्या होता है, यदि ये समझ गए। अब देखते हैं कि रुधिर के घटक यानी कि रुधिर किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो मैं आपको बताता हूँ, रुधिर 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है। कितनी चीज़ों से मिलकर बना होता है रुधिर? 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है। देखिए, रुधिर के अवयव यानी कि घटक। रुधिर में निम्न 2 घटक होते हैं, पहला प्लाज्मा, दूसरा रुधिर कणिकाएं। यानी कि पहला होता है प्लाज्मा, यानी कि आप ऐसे समझ सकते हैं जो आपका रुधिर होता है, रुधिर, ये रुधिर आपका 2 भागों में डिवाइड हो जाता है। पहला आपका प्लाज्मा, प्लाज्मा, और दूसरा आपका होता है रुधिर कणिकाएं। क्या होता है दोस्तों? रुधिर कणिकाएं। अब समझो, जो रुधिर है आपका, रुधिर 2 चीज़ों से मिलकर बनाता है, प्लाज्मा और रुधिर कणिकाएं। जो प्लाज्मा होती हैं वो देखो, प्लाज्मा से और रुधिर कणिकाओं से मिलकर बनता है रुधिर। और जो प्लाज्मा होती हैं, यह प्लाज्मा जो होती है यह शरीर का लगभग यह रुधिर का लगभग 55% भाग बनाती हैं। यानी कि जो ये होंगी आपके प्लाज्मा होंगी वो रुधिर में कितनी परसेंट होंगी? 55% होंगी आपके रुधिर में वो प्लाज्मा। तो फिर ये कितने में? ये 45% होंगे। यानी कि आप ऐसा मान लो, यदि आपके कोई 100 लीटर ब्लड है, उस 100 लीटर ब्लड में 55 लीटर तो होगा आपका प्लाज्मा और 45 लीटर होगा आपका रुधिर कणिका है। ये ऐसी आप समझ गए इतनी बात? अब वो क्या कह रहा है, यह रुधिर का लगभग 55% भाग बनाती हैं। इसमें 90% जल तथा 10% जटिल कार्बनिक या अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। यानी कि जो आपका प्लाज्मा होता है, इस प्लाज्मा में क्या होता है? इसमें होता है 90% जल, 90% H2O और 10% होते हैं इसमें कार्बनिक जटिल पदार्थ, यानी कि कुछ कार्बनिक पदार्थ या अकार्बनिक पदार्थ इसमें होते हैं। तो आप समझ गए प्लाज्मा कितने परसेंट होता है रुधिर में? 55% होता है। और ये प्लाज्मा किससे मिलकर बना होता है? ये 10%। इस प्लाज्मा में क्या होता है? 10% वो होता है आपका कार्बनिक पदार्थ या अकार्बनिक पदार्थ, और 90% होता है इसमें जल। अब आप ये समझ गए। आप देखिए, यह रुधिर का लगभग 55% भाग बनाता है। इसमें 90% जल तथा 10% जटिल कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। इसे रुधिर का निर्जीव भाग भी कहते हैं। प्लाज्मा भोजन, अभी इसका ये परिचरण तंत्र यानी कि परिवहन तंत्र या वहन में किस प्रकार उपयोगी होता है? तो देखिए, यह प्लाज्मा जो होता है वो भोजन, CO2 तथा प्लाज्मा भोजन, CO2 तथा नाइट्रोजनी ब्रज्य पदार्थों का विलीन रूप से वहन करता है। यानी कि जो हमारे शरीर में अपचा भोजन होता है, यानी कि जो वेस्ट मटेरियल होता है, वेस्ट मटेरियल को तो वैसे छोटी हाथ वगैरह निकालती हैं, बट जो कुछ आपकी चीज़ें बनती हैं, जो ख़राब चीज़ें होती हैं, वो जाकर इस ब्लड में मिल जाती हैं, और ये ब्लड जो होता है उनका आवागमन करवाता है। कौन कराता है? प्लाज्मा कराता है। यानी कि जो कुछ ब्रज्य या नाइट्रोजनी पदार्थ होते हैं वो किसके माध्यम से बाहर निकलते हैं? किसके माध्यम से, हाँ, किसके थ्रू होकर बाहर निकलते हैं? प्लाज्मा के थ्रू होकर। प्लाज्मा में वो जाकर मिल जाते हैं, और फिर ये प्लाज्मा यानी कि जो आपका ब्लड होता है वो चला जाता है आपका किडनी वगैरह में। किडनी से वो फिल्टर होकर उन्हें बाहर निकलवा देते हैं। तो ये आगे की प्रोसेस फिलहाल आप ये समझ लीजिए। यानी कि जो कुछ गंदे पदार्थ होते हैं वो प्लाज्मा में जाकर शामिल हो जाते हैं, और प्लाज्मा किडनी में चला जाता है, फिर वो किडनी जो होती है उसको बाहर निकाल देती है। इतना समझ के प्लाज्मा का कार्य समझ गए, पहला घटक समझ के प्लाज्मा क्या करता है और कैसा होता है। अब दूसरा है रुधिर कणिकाएं। रुधिर कणिकाएं कैसी होती हैं, कितनी होती हैं और क्या काम करती हैं, परिचरण में कैसा इनका उपयोग होता है, तो देखिए। तो दोस्तों अब देखिए रुधिर कणिकाएं क्या होती हैं। रुधिर कणिकाएं कौन सा भाग है? दूसरा भाग है रुधिर का। पहला भाग है प्लाज्मा और दूसरा भाग है रुधिर कणिकाएं। दूसरा भाग है रुधिर कणिकाएं। अब ये रुधिर कणिकाएं क्या होती हैं? तो ये रुधिर कणिकाएं और कितनी प्रकार की होती है? रुधिर कणिकाएं ब्लड में उपस्थित होती हैं, जैसे कि मैंने आपको बता दिया 45 से 50% के बीच में ये ब्लड में जो है उपस्थित होती हैं। अब ये देखिए, ये बात समझिए कि रुधिर कणिकाएं भी कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं रुधिर कणिकाएं। कितने प्रकार की होती है रुधिर कणिकाएं? 3 प्रकार की होती हैं। यानी कि रुधिर कणिकाएं जो है आपके नीचे जाकर 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगी। कितने पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे? 3 पार्ट में। एक तो होता है WBC यानी कि वाइट ब्लड सेल्स, यानी कि सफ़ेद रुधिर कणिकाएं या सफ़ेद क्या कहते हैं श्वेत रुधिर कणिकाएं। और दूसरा होता है आपका RBC यानी कि रेड ब्लड सेल्स, यानी कि लाल रुधिर कणिकाएं। और एक होता है आपका प्लेटलेट्स। क्या होता है वो? प्लेटलेट्स ऐसे कुछ होता है, प्लेटलेट्स होता है। तो आपके रुधिर कणिकाएं कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गई? 3 पार्टों में, WBC, RBC और प्लेटलेट्स। अब इन तीनों के बारे में हमको पढ़ना है और समझना है कि ये परिवहन या परिचरण में किस प्रकार उपयोगी होती हैं। तो देखिए लाल रुधिर कणिकाएं क्या हैं और इनका कार्य क्या है परिवहन में।
तो लाल रुधिर कणिकाएं लाल रंग की होती हैं सबसे पहली बात, यानी कि जो आपके WBC हैं रुधिर कणिकाओं से पहला प्रकार है WBC, यानी कि जो आप इसको क्या WBC नहीं RBC रेड ब्लड सेल्स, सॉरी WBC नहीं कहेंगे इसको, RBC यानी कि रेड ब्लड सेल्स। तो ये RBC यानी कि लाल रुधिर कणिकाएं जो होती हैं, सेल्स नहीं होता है, कुछ और होता है, क्या कहते हैं इसको, कॉर्पुल सेल्स कहते हैं इसको। तो जो आपके लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं वो उनका रंग कैसा होता है, लाल होता है। अब ये लाल क्यों होती हैं लाल रुधिर कणिकाएं, ये लाल इसलिए होती हैं क्योंकि इनमें हीमोग्लोबिन जो है मिला होता है। हीमोग्लोबिन के कारण ही हमारे रुधिर का रंग क्या होता है, लाल होता है। तो इनका लाल रंग इनमें उपस्थित हीमोग्लोबिन के नामक श्वसन वर्णक, यानी कि श्वसन में बहुत सहायक होता है हीमोग्लोबिन। अभी आप समझेंगे कि कैसे सहायक होता है। इनका लाल रंग इनमें उपस्थित हीमोग्लोबिन नामक श्वसन वर्णक के कारण होता है। समझ गए, लाल रुधिर कणिकाएं या हमारा जो पूरा ब्लड है वो लाल क्यों होता है, वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। इनमें उपस्थित हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से क्रिया करके अस्थायी यौगिक यानी कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। अब ये बात समझिए आप, रुधिर कणिकाएं लाल रुधिर कणिकाएं समझ गए कि ये क्या होती हैं। अब ये समझिए कि ये किस प्रकार से परिवहन तंत्र या परिक्षरण तंत्र में अपनी भूमिका निभाती हैं। तो जो आपका ब्लड होता है, मैंने आपको बता चुका हूँ कि जब हम सांस लेते हैं तो हमारा जो ब्लड, हमारा जो वो हार्ट होता है यानी कि जो हमारा दिल होता है, वो CO2 वाले ब्लड को तो भेज देता है आपका फेफड़ों में, CO2 वाले ब्लड को तो भेज देता है आपका फेफड़ों में, और ऑक्सीजन वाले ब्लड को ले आता है वो वापस। जो हमारा दिल होता है वो ऑक्सीजन वाले ब्लड को ले आता है। तो उस ऑक्सीजन वाला ब्लड वो कैसे लाता है, CO2 वाला ब्लड चला गया आपका फेफड़ों में। अब फेफड़ों में क्या होगा, हम सांस लेंगे, वहाँ ऑक्सीजन पहुँचेगी, तो उस ब्लड में ऑक्सीजन मिलेगी। उस ब्लड में क्या मिलेगी दोस्तों, ऑक्सीजन मिलेगी। उस ऑक्सीजन से कौन क्रिया करता है ब्लड में, ब्लड में होता है हमारा हीमोग्लोबिन। क्या होता है हमारा, हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन ही उस ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, प्लस O2, और क्या बनाता है आपका, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बनाता है दोस्तों, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये आपका प्रोडक्ट वो बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन गया प्रोडक्ट। अब ये जाएगा हमारा जो ऑक्सीडेशन वाला ब्लड है, यानी कि जो जिसमें ऑक्सीजन मिला हुआ ब्लड है, ये जाएगा आपका दिल में, यानी कि हमारे हृदय में। हृदय इसको पंप करके सारी शरीर की कोशिकाओं में भेज देगा, और ये कोशिकाओं में पहुंचने के बाद दोबारा से ये ऑक्सीजन अलग हो जाएगा इसमें से, और हीमोग्लोबिन जो है वो अलग हो जाएगा। तो देखिए, अब समझिए बात, मैंने आपको ओवरव्यू बता दिया, अब समझिए। ये ऑक्सीजन के परिवहन का कार्य करती है, जैसे कि आप समझ चुके हैं। जो लाल रुधिर कणिकाएं होती है उसमें होता है हीमोग्लोबिन जो होता है ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेता है और अस्थायी यौगिक बना देता है, जिसको क्या कहते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। जो ऊतकों की कोशिकाओं में पहुंचकर, यानी कि ऊतकों में ही तो होती हैं कोशिकाएं, ऊतकों की कोशिकाओं में पहुंचकर ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन में विखंडित हो जाता है। यानी कि यह ऑक्सी हीमोग्लोबिन आपका कोशिकाओं में, ब्लड ऑक्सीजन लेकर, ब्लड के अंदर होता है हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन लेकर जाएगा कोशिकाओं में, और कोशिकाओं में जाने के बाद ये कोशिकाओं में जैसे ये प्रवेश करेगा, किसी कोशिका में प्रवेश करेगा ये, तो ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। एक तो आपका ऑक्सीजन, कौन सा दोस्तों, ऑक्सीजन, और एक हो जाएगा आपका इसमें हीमोग्लोबिन। समझ गए। तो ये दो पार्ट्स में कोशिकाओं में प्रवेश करते ही दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। तो ऑक्सीजन तो हमारे काम आ जाएगी, और हीमोग्लोबिन को वापस भेज देगा रुधिर हमारा, कि हीमोग्लोबिन तो उसके ऑक्सीजन के परिवहन के लिए है ना, तो हीमोग्लोबिन वापस चला जाएगा, और जो ऑक्सीजन हमारे लिए आई है वो हमारे काम हो जाएगी। तो अब आप समझ गए क्या मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है जो ऊतकों में जो ऊतकों की कोशिकाओं में पहुंचकर ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन में विखंडित हो जाता है। तत्पश्चात इस O2 का उपयोग ग्लूकोज यानी कि पायरुवेट ऊर्जा बनाने में करते हैं। ये आगे की बात है, यानी कि आप समझ गए। यानी कि जो हमारी लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं वो ऑक्सीजन के परिवहन के लिए उपयोगी होती हैं। तो लाल रुधिर कणिकाओं का आप वर्गडन समझ गए, यानी कि किस प्रकार परिक्षरण में उपयोगी होती हैं। अब देखते हैं कि हमारी श्वेत रुधिर कणिकाएं किस प्रकार से परिक्षरण तंत्र में या परिवहन तंत्र में या वहन में किस प्रकार से उपयोगी होती है। तो देखिए, अब देखते हैं दोस्तों, सफ़ेद रुधिर कणिकाएं किस प्रकार से परिवहन तंत्र या परिक्षरण तंत्र में अपना महत्वपूर्ण भूमिका जो है निभाती हैं। तो सफ़ेद रुधिर कणिकाएं जो होती हैं रंगहीन होती हैं, और मैं आपको बता चुका हूँ कि जो लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं वो लाल रंग की होती हैं। किसके कारण, हीमोग्लोबिन के कारण। सफ़ेद रुधिर कणिकाएं रंगहीन होती हैं। शरीर में जब कोई घाव हो जाता है तो सफ़ेद रुधिर कणिकाएं वहाँ पहुँचकर घाव भरने में सहायक होती हैं। यानी कि इनका बस इतना ही काम है कि यदि हमारे शरीर का कोई अंग डैमेज हो गया है तो ये शरीर में से जो हमारे वो पदार्थ हैं, घाव को भरने वाले जो पदार्थ हैं,
उनको उठाएंगी शरीर में से और जहाँ घाव है वहाँ पहुँचा देंगी। बस इनका ये काम है, सफ़ेद रुधिर कणिकाओं का, बस सफ़ेद रुधिर कणिकाओं का ये काम है। अब हम देखते हैं जो 3 टाइप, जो तीसरा प्रकार था उसका, यानी कि जो रुधिर कणिकाओं का जो तीसरा प्रकार था प्लेटलेट्स, वो क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं उनके बारे में हम देखेंगे। तो जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, ये आपका रुधिर है, रुधिर 2 भागों में बैठ गया। प्लाज्मा मैंने आपको बता दिया, RBC बता दिया था, रेड ब्लड सेल। अब हम आपको WBC बता चुका हूँ। अब देखते हैं कि ये जो आपका प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा ये किस, यानी प्लाज्मा नहीं प्लेटलेट्स, प्लाज्मा नहीं प्लेटलेट्स, ये किस प्रकार से परिवहन या परिसरण तंत्र में अपनी भूमिका निभाती हैं। तो देखिए, और रुधिर कणिकाओं का आपका तीसरा प्रकार है रुधिर प्लेटलेट्स, यानी कि रुधिर ब्लड प्लेटलेट। तो ये केवल स्तनधारियों के रुधिर में पाई जाती हैं, यानी कि जो आपकी प्लेटलेट्स होती हैं ये केवल स्तनधारियों, यानी कि जो जीव अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं उनमें ये पाई जाती हैं रुधिर प्लेटलेट्स। ये बात मोस्ट है समझने की। इनका कार्य यह होता है कि जब शरीर में कोई घाव हो जाता है तो रुधिर का स्राव होने लगता है। जो आपकी रुधिर क्या कहते हैं, सफ़ेद रुधिर कणिकाएँ थी, श्वेत रुधिर कणिकाएँ थी, उनका कार्य क्या था, आवश्यक पदार्थों को, जख्म भरने वाले आवश्यक पदार्थों को पहुंचाना। अब इनका कार्य समझो, इनका कार्य यह होता है कि जब शरीर में कोई घाव हो जाता है तो रुधिर का स्राव होने लगता है। इस स्राव को रोकने के लिए प्लेटलेट्स रुधिर का थक्का बना देती हैं, जिससे रुधिर का बहाव रुक जाता है और रुधिर का अत्यधिक ह्रास नहीं होता। इनका कार्य समझ गए, इतनी आसान भाषा में लिखा हुआ है, इनका कार्य समझ गए। आप पढ़ सकते हैं, वीडियो पॉज करके आप पढ़ सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है। सफ़ेद रुधिर कणिकाएँ या श्वेत रुधिर कणिकाएँ क्या काम करती हैं, वो काम करती हैं जख्म भरने वाले पदार्थों को उठाकर भेज देती हैं जख्म के पास, जख्म भरने वाले पदार्थों को उठाकर जख्म के पास भेज देती हैं। बट ये वाली क्या होती हैं, ये खुद ही थक्का बना देती हैं। ये तो रुधिर प्लेटलेट्स होती हैं, ये रुधिर का थक्का बना देती हैं और रुधिर की हानि ना हो, रुधिर की ज़्यादा हानि ना हो, इसलिए वो रुधिर का थक्का बना देते हैं, जिससे कि रुधिर का बहाव जो है रुक जाता है। तो आप तीनों का परिसरण तंत्र में उपयोग समझ गए, यानी कि पूरे ब्लड का आप परिसरण तंत्र में उपयोग समझ गए। अब हम दूसरा वो देखते हैं हृदय, यानी कि जो हमारा हार्ट होता है, यानी कि जो हमारा दिल होता है, वो किस प्रकार से परिसरण तंत्र में उपयोगी होता है। तो देखिए, अब देखते हैं कि जो दूसरा हमारा अंग होता है, दूसरा जो हमारे आपके जो अंग होता है, जो हमारे परिसरण में सहायक होता है, वो होता है हमारा हार्ट। तो हृदय मानव का अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है। जैसे कि आप जानते हैं, हृदय जो है वो मानव का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अंग है। हृदय विशेष प्रकार की हृदय पेशिकाओं के द्वारा बना होता है। यह हमारी मुट्ठी के आकार का होता है, यानी कि जो हमारा दिल होता है, यानी कि जो हमारा हार्ट होता है, वो एक मुट्ठी के आकार की होता है। एक सामान्य व्यक्ति का हृदय लगभग 12 सेंटीमीटर लंबा, यानी कि 12 सेंटीमीटर, यानी कि मेरे हाथ के बराबर लंबा होता है। सामान्य व्यक्ति का हृदय जो होता है 12 सेंटीमीटर लंबा, यानी कि मेरे हाथ के बराबर उसकी लंबाई होगी कितनी, 12 सेंटीमीटर। अब उसकी चौड़ाई और मोटाई कितनी होगी देखिए। और ऊपर से जो हृदय होता है, लंबाई कितनी होगी उसकी, 12 सेंटीमीटर, 12 से 13। और जो ऊपर से उसकी चौड़ाई अलग होती है और नीचे से चौड़ाई या मोटाई अलग होती है। तो ऊपर से जो चौड़ाई या मोटाई कितनी होगी उसकी 9 सेंटीमीटर, यानी कि ऊपर से तो ज़्यादा बड़ा होगा। और नीचे से कितनी होगी, नीचे से होगी 6 सेंटीमीटर कुल, यानी कि ऊपर से वो ज़्यादा चौड़ा होगा और नीचे से कम चौड़ा होगा। इसका भार लगभग 300 ग्राम होता है, यानी कि जो हमारा हृदय होता है उसका भार कितना होता है, लगभग 300 ग्राम होता है। अब हृदय के पार्ट्स को समझिए और फिर उन पार्ट्स को हम कनेक्टेड कर देंगे परिसरण तंत्र के साथ, यानी कि परिसरण तंत्र में जो उसके पार्ट्स होते हैं वो कैसे कैसे भूमिका निभाते हैं। तो पहली बात तो ये है कि हृदय जो होता है वो इंजन की तरह है, यानी कि जो हमारा रुधिर मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ये रुधिर को स्थानांतरित करने के लिए प्रेशर मारता है, ऐसे 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 करता है रुधिर को स्थानांतरित करने के लिए। इसके कारण ही हमारा रुधिर जो होता है वो फेफड़ों से ऑक्सीडेशन वाला ब्लड लाता है, और वो ऑक्सीडेशन वाले ब्लड को सारे शरीर में फैला देता है। किसके कारण, हृदय के कारण। अब देखिए, आप हृदय की जो है संरचना देख सकते हैं। हृदय कैसा होता है, ये आपका हृदय, ये आपका हृदय, ये हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं, यानी कि जो आपका हृदय है वो 4 भागों में बटा हुआ है। कितने भागों में बटा हुआ है दोस्तों, 4 भागों में। इतना जो पार्ट देख रहे हैं आप, इतना पार्ट होगा बाया अलिंद, क्या कहेंगे इसको, बाया अलिंद, बाया अलिंद दिख नहीं रहा, ये देखो बाया अलिंद। और जो इधर वाला पार्ट होगा इसको कहेंगे, ये हो गया बाया अलिंद, इधर वाले पार्ट को कहेंगे दाया अलिंद। फिर ये जो नीचे का पार्ट देख रहे हैं इतना सारा, इसको कहेंगे बाया निलय। और जो इधर का इतना बड़ा पार्ट देख रहे हैं इसको कहेंगे दाया निलय। तो यानी कि हमारे हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं, यानी कि आपके 4 चैम्बर होते हैं। एक होता है बाया अलिंद, बाया निलय,
बाया अलिंद बाया निलय, दाया अलिंद दाया निलय। यानी कि जो हमारा हृदय है वो 4 चैम्बरों में बटा हुआ होता है। अभी मैं आपको ये बताऊंगा कि क्यों बटा हुआ है और ये पाइप वगैरह क्या है, मैं आपको सब समझाऊंगा, बस धैर्य बनाकर देखते रहिए। तो हमारा हृदय जो होता है वो 4 भागों में बटा हुआ होता है। इधर से आता है ऑक्सीडेशन वाला ब्लड, ये आप देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये क्या है, ये पाइप है, ये पाइप जाता है यहाँ से निकल के, ऐसे छोटा सा पाइप जाता है। तो ये इधर से आता है ऑक्सीडेशन वाला ब्लड। ये ब्लड कहाँ से आ रहा होता है, ये आ रहा होता है आपका फेफड़ों से। फेफड़े जो होते हैं ऑक्सीजन जो है ब्लड में मिला देते हैं और वो ब्लड आता है यहाँ पर। यहाँ से होने के बाद ये ब्लड जाता है इस नीचे वाले चैम्बर में, और ये जब ऐसा करके नीचे ऐसा ऐसा करता है ना हमारा हृदय, जब ये ऐसा ऐसा करेगा तो ये पाइप जॉइंट होता है एक महाधमनी। ये महाधमनी आप देख रहे हैं, ये पाइप है, ये सबसे मोटा पाइप होता है महाधमनी हमारे हार्ट का। तो ये महाधमनी इस चैम्बर में आकर यहाँ नीचे मिल जाता है, ये यहाँ पर आकर मिल जाता है। कहाँ आकर मिल जाता है दोस्तों, यहाँ नीचे आकर ये जो है महाधमनी जो है मिल जाता है। ये जो आपकी महाधमनी यह नीचे आ जाता है। तो इधर से आया ऑक्सीडेशन वाला ब्लड, यानी कि जिसमें ऑक्सीजन मिला हुआ है वो यहाँ आ जाएगा, इस पे पहले जाएगा बाया अलिंद में, बाया अलिंद से बाया नीले में आकर स्टोर हो जाएगा। उसके बाद जब हृदय इसको ऐसे पंप करेगा तो पंप होने के कारण ये इस पाइप में चढ़ जाएगा और पूरे शरीर में फैल जाएगा। ये जो महाधमनी होती है ये पूरे शरीर में जाती है दोस्तों। ये कहाँ जाती है, पूरे शरीर में जाती है, ऑक्सीजन को, ऑक्सीडेशन वाले ब्लड को भेजती है धमनी। यहाँ से ऑक्सीडेशन वाला ब्लड चला गया। अब इधर से डीऑक्सीनेटेड ब्लड, यानी कि जिसमें CO2 मिला होता है, वो ब्लड भी तो वापस आना होता है। तो वो किसके थ्रू आता है, वो इन पाइपों के थ्रू आता है। इधर से आएगा और इधर से आएगा। इस वाले पाइप को कहते हैं, इसको कहते हैं उच्च महाशिरा, और ये जो नीचे वाला होता है इसको कहते हैं निम्न महाशिरा। इसको कहते हैं उच्च महाशिरा, इसको कहते हैं निम्न महाशिरा। ये वाला जिसमें से ऑक्सीडेशन वाला ब्लड आता है इसको कहते हैं फुफ्फुस शिरा। और देखो इधर से आएगा ब्लड, इधर से CO2 वाला आएगा, इधर से CO2 वाला आएगा, दाया अलिंद में स्टोर हो जाएगा, दाया अलिंद से जाएगा नीचे हल्के हल्के। और जब हम इसको मतलब जब हार्ट जो हमारा दिल होता है उसको पंप करेगा तो वो इस पाइप के थ्रू, किस पाइप के थ्रू, इस पाइप के थ्रू आपका जो है फिर जो आपका फेफड़ों में वापस चला जाएगा। इस पाइप को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं फुफ्फुस धमनियाँ। तो आप समझ गए। अब देखिए हमारा हृदय 4 कोष्ठकों यानी कि चैम्बर में बटा हुआ है। पहला बाया अलिंद बाया निलय, दाया अलिंद दाया निलय। ऐसा इसलिए होता है, अब मैं बताऊं आपको कि हमारा जो हृदय है वो 4 भागों में क्यों बटा हुआ है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम हैं बहुकोशिकीय प्राणी और हमें ऑक्सीजन यानी कि हमें ऊर्जा की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो उस ऊर्जा की आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए ऑक्सीडेशन वाले ब्लड को यानी कि ऑक्सीजन वाले ब्लड को दूसरी तरफ कर दिया जाता है और जो CO2 वाला ब्लड होता है उसको एक तरफ कर दिया जाता है। तो समझ गए आप। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे अंदर 2 तरह का रुधिर होता है, एक वह जिसमें CO2 मिली होती है तथा एक वह जिसमें O2 मिला होता है। अतः ऑक्सीजन वाले रुधिर को CO2 युक्त रुधिर से मिलने से रोकने के लिए हृदय के 4 चैम्बर में बटा होता है। यानी कि एक तरफ तो हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा आपका ऑक्सीजन वाला ब्लड और इस तरफ हो जाएगा, इस साइड हो जाएगा आपका CO2 वाला ब्लड, इस तरफ हो जाएगा आपका ऑक्सीजन वाला ब्लड। तो मिलने से रोकने के लिए हमारा हृदय जो होता है वो 4 चैम्बर में, हमारा हृदय 4 कोष्ठकों में बटा होता है। CO2 वाले रुधिर को CO2 छोड़ने के लिए फुफ्फुस में जाना होता है। यानी कि जो हमारा CO2 वाला ब्लड होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर आएगा, इस उच्च महाशिरा निम्न महाशिरा से आएगा, यहाँ पर आकर स्टोर हो जाएगा और यहाँ से हृदय इसको पंप करके इसके थ्रू, पाइप के थ्रू कहाँ भेज देगा, फेफड़ों में भेज देगा। तो ये CO2 वाला ब्लड कहाँ पहुँच जाएगा, फेफड़ों में पहुँच जाएगा। अब समझिए, CO2 वाले रुधिर को CO2 छोड़ने के लिए फुफ्फुस में जाना होता है तथा फुफ्फुस से यानी कि फेफड़ों से, फुफ्फुस मतलब फेफड़ों से वापस ऑक्सीजन लेकर हृदय में आना होता है। आएगा कहाँ से, आएगा इधर से। ऑक्सीजन लेकर कौन सा पाइप से आएगा, इस वाले पाइप से। और CO2 लेकर किससे जाएगा, इससे जाएगा। ऑक्सीजन लेकर किससे आएगा, इस वाले पाइप से आएगा, इधर ऑक्सीजन वाला। फिर इसको वापस पंप करके जो है ये इस महाधमनी के द्वारा पूरे शरीर में भेज देंगे। तो आप पूरे समझ गए। तथा फुफ्फुस से वापस ऑक्सीजन लेकर हृदय में आना होता है। यह ऑक्सीजन वाला रुधिर शरीर के शेष हिस्सों में पंप किया जाता है। ऑक्सीजन वाला रुधिर जो होता है फिर रुधिर का मतलब हमारे हार्ट के द्वारा साइड शरीर के हिस्सों में पंप कर दिया जाता है। तो आप इतना समझ गए। आगे देखिए, तो आप हृदय को समझ गए, यानी कि हृदय जो होता है हमारे परिसरण तंत्र में किस प्रकार सहायक होता है, इतनी बात समझ गए। हृदय का इतना काम होता है कि बस ये ईंधन की तरह है, बस धक्का देगा, बस ये धक्का देगा ऑक्सीजन वाले ब्लड को भी और CO2 वाले ब्लड को भी। CO2 वाले ब्लड को जहाँ उसको पहुँचाना वहाँ धक्का देगा और ऑक्सीजन को जहाँ पहुँचाना वहाँ धक्का देगा। तो हृदय का काम इतना होता है केवल। और किसके माध्यम से ऑक्सीजन और CO2 घुलकर जाएंगे, रुधिर के माध्यम से। मैंने आपको रुधिर पढ़ा दिया, हृदय पढ़ा दिया। अब ये जाएंगे कहाँ, मतलब रुधिर किस में होकर जाएगा, ये तो बता दिया कि ईंधन कौन है, ईंधन कौन है, हृदय है हमारा, पंप को करेगा। अब ये बता दिया कि किस चीज़ में बैठ कर जाएगा, बट रास्ता क्या होगा, रास्ता होंगी आपकी रुधिर वाहिकाएं यानी कि आपकी नसें।
हम रुधिर वाहिकाएँ भी परिचरण तंत्र में सहायक होती हैं, इनका भी इम्पोर्टेंस होता है। हमारे अंदर दो तरह की नसें होती हैं, पहली वह जो ऑक्सीजन वाला रुधिर को शरीर में ले जाती हैं, तथा दूसरी वह जो कार्बन डाइऑक्साइड वाले रुधिर को फेफड़ों में ले जाती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो ब्लड होता है उसको फेफड़ों में ले जाती हैं। हाँ, सही बात है। इन्हें क्रमशः धमनी व सिरा कहते हैं। यानी कि आप बात समझो, जो ऑक्सीजन वाला ब्लड लेकर जाएंगी, यानी कि O2 वाला ब्लड वो कौन लेकर जाएंगे? वो लेकर जाएंगे आपकी धमनी। और जो CO2 वाले ब्लड का परिवहन करेंगे, CO2 वाले ब्लड का परिवहन कौन करेंगे? सिरा। इतनी बात समझ लो, काम हो गया, निपट गया, बस छुट्टी। ऑक्सीजन वाले ब्लड का परिवहन कराएंगे धमनी और CO2 वाले ब्लड का परिवहन कराएंगे सिरा। अब धमनी सिरा क्या होती है देख लीजिए। हमारे अंदर दो तरह की नसें होती हैं, पहली वह जो ऑक्सीजन वाला रुधिर को शरीर में ले जाती हैं, तथा दूसरी वह जो कार्बन डाइऑक्साइड वाले रुधिर को फेफड़ों में ले जाती हैं। इन्हें क्रमशः धमनी व सिरा कहते हैं। अब धमनी क्या है? धमनी में ऑक्सीडेशन वाला ब्लड जाता है, और वो सिरा में कौन सा वाला ब्लड जाता है? CO2 वाला ब्लड जाता है। तो धमनियाँ रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों एवं ऊतकों में पहुंचाती हैं। जैसे कि मैंने आपको बता चुका हूँ, ये आपका स्ट्रक्चर किसका? हार्ट का स्ट्रक्चर है। ये किसका स्ट्रक्चर है? हार्ट का। तो ये क्या है? आपकी महाधमनी, यानी कि बहुत बड़ा पाइप है, महाधमनी है। ये महाधमनियाँ आगे जाकर ये ऑक्सीडेशन वाला ब्लड पहुँचाएगी शरीर में, तो ऑक्सीजन वाला ब्लड पहुँचाएगी। ये महाधमनी आगे जाकर छोटी छोटी नसों में विभाजित हो जाएगी, जिसको क्या कहेंगे? धमनी कहेंगे। तो धमनी में कौन सा ब्लड जाता है? ऑक्सीजन वाला ब्लड जाता है। और धमनियों की जो परत होती है, यानी कि जो झिल्ली होती है, जो साइडों की दीवार होती है, वो मोटी होती है। क्यों होती है मोटी? क्योंकि इनमें प्रेशर मारता है ना जो हमारा हार्ट होता है, दिल होता है, वो प्रेशर मार के भेजता है। यानी कि इसमें प्रेशर वाला ब्लड जाता है। महाधमनी में कौन सा वाला ब्लड जाता है? प्रेशर वाला। यानी कि खूब नीचे से ऐसे धक्का मार के भेजेगा तो ब्लड जो होगा वो प्रेशर वाला होगा। उसके कारण इसकी जो परत होती है, महाधमनी की जो साइड वाली परत होती है, वो मोटी होती है। तो धमनियाँ रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुँचाती है। यानी कि ऑक्सीजन वाले ब्लड को सारे शरीर में पहुँचाती हैं धमनियाँ। और रुधिर प्योर ब्लड बहता है, जो धमनियाँ होती है इनमें प्योर ब्लड, यानी कि ऑक्सीजन वाला ब्लड बहता है। केवल फुफ्फुस धमनी इसका अपवाद है। यानी कि जो बस एक ही चीज़ इसका अपवाद क्या है? धमनियों का एक ही अपवाद है। सारी धमनियों में ऑक्सीजन वाला ब्लड बहेगा, बस अपवाद क्या है? एक है। ये है आपका फुफ्फुस धमनी। इसमें वह धमनी कौन सी होती है जिसमें CO2 वाला ब्लड बहता है? वह धमनी बस एक ही होती है, वो होती है फुफ्फुस धमनी। फुफ्फुस धमनी में केवल CO2 वाला ब्लड बहता है, बाकी सारी धमनियों में ऑक्सीजन वाला ब्लड बहता है। तो आप धमनी समझ गए। केवल फुफ्फुस धमनी इसका अपवाद है, क्योंकि इसमें से अशुद्ध रुधिर शुद्धिकरण के लिए फेफड़ों में जाता है। आप समझ गए ना क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? इस वाले पाइप में केवल यह एक ऐसी धमनी है जिसमें CO2 वाला ब्लड जाता है। वो कहाँ जाता है? फेफड़ों में जाता है। तो ये समझ गए। अब देखिए सिरा क्या होती है। तो सिराएं, नसें दो तरह की होती है, धमनी और सिरा। धमनी जिसमें ऑक्सीडेशन वाला ब्लड बहता है, सिरा जिसमें CO2 वाला ब्लड बहता है। सिराएं शरीर के सब अंगों एवं ऊतकों से रुधिर को वापस हृदय में लाती हैं। सिराओं में CO2 युक्त अशुद्ध रुधिर बहता है। केवल फुफ्फुस सिरा इसका अपवाद है, क्योंकि इसमें से शुद्ध रुधिर पंप होने के लिए हृदय में आता है। सारी सिराओं में जितनी भी सिराएं होती हैं, सब में CO2 वाला रुधिर बहेगा। किसको छोड़कर? फुफ्फुस सिरा को छोड़कर। बस फुफ्फुस सिरा में O2 वाला रुधिर बहता है, यानी कि ऑक्सीजन वाला रुधिर इस वाली सिरा में बहता है। बाकी सारी सिराओं में CO2 वाला रुधिर बहता है। और धमनी का अपवाद क्या है? धमनी का अपवाद है फुफ्फुस धमनी। सारी धमनी में O2 वाला ब्लड बहेगा, सिर्फ फुफ्फुस धमनी को छोड़कर। फुफ्फुस धमनी में CO2 वाला ब्लड बहता है। तो आप धमनी और सिरा समझ गए। अब देखते हैं कि लसिका क्या होती है, क्योंकि लसिका भी आपका परिवहन में जो है थोड़ी बहुत सहायक होती है। तो लसिका एक अन्य प्रकार का द्रव है, यानी कि एक द्रव होता है, हमारे शरीर में द्रव उपस्थित होता है, एक अन्य प्रकार का द्रव होता है जिसको क्या कहते हैं? लसिका कहते हैं, जो बहन में भी सहायता करता है। इसे लसिका या ऊतक तरल भी कहते हैं। लसिका को ऊतक तरल भी कहते हैं। यह रुधिर के प्लाज्मा की तरह ही है, लेकिन यह रंगहीन होता है तथा इसमें अल्प मात्रा में प्रोटीन होते हैं। तो आप समझ गए कि लसिका क्या है? लसिका एक रंगहीन द्रव्य है, हमारे शरीर में उपस्थित एक रंगहीन द्रव्य है। अब इसका यूज़ क्या है परिवहन तंत्र में? तो देखिए, लसिका जो होती है हमारी, वो वसा अम्ल को, मैंने आपको पाचन में पढ़ाया है कि वसा से क्या बनता है? पाचन के बाद क्या बनेगा? वसा से बनेगा वसा अम्ल। और क्या बनेगा? गिल्सरोल प्लस गिल्सरोल। क्या बनेगा दोस्तों? गिल्सरोल।
तो जो लसिका होती हैं वो इनका परिवहन कराती हैं 2 का, बस छुट्टी। यह वसा यानी कि फैटी एसिड तथा ग्लिसरॉल का आहार नाल से अवशोषण करके शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचाने का कार्य करता है। यानी कि जो आपका लसिका तंत्र या जो आपकी लसिका होती है वो वसा अम्ल को और ग्लिसरॉल को उठाएगी, अवशोषित करेगी छोटी आंत से और सारे शरीर की कोशिकाओं में जो है फैला देगी। वह जितना काम है लसिका का। यह कोशिकाओं के मध्य हार्मोन के स्थानांतरण में भी सहायक होती है। दोस्तों ये कोशिकाओं के मध्य हार्मोन में भी हार्मोन के स्थानांतरण में भी सहायक होती है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो कर देना लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें।